क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में विचार करना है। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा है 1 नंबर, उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 3 बार, यहाँ पर ध्यान देना है, 3 बार। यहाँ पर दिया जा रहा है उन्होंने 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है जी, तो पूर्णतः सही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में यहाँ पर कौन कैसे दे रहा है जी, 1 2 और ऑप्शन किस रूप में है, तो एक ऑप्शन देख सकते हैं कि 2 3 1 और 1 2 और 1 2 3 के रूप में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर तो सही है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन किया था। 2 नंबर भी सही है कि वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है उन्होंने 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था, तो ये गलती है। उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर 3 नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 केवल सही है, 3 नंबर नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया आईकोशा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आईकोशा क्या पूछ रहा है, सरकार द्वारा शुरू किया गया है क्या जी, तो आईकोशा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। यह दे रहा है कि महासागरीय शहरों में एआई स्टार्टअप, तो इससे तो थोड़ा सा भी संबंधित नहीं है। महासागरीय शहरों में एआई स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। सी नंबर दे रहा है कॉर्पोरेट क्षेत्रों में एआई से संबंधित उल्लंघनों की निगरानी, ये भी संबंधित नहीं है। यहाँ पर बी नंबर देख सकते हैं, डी नंबर भी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण अवसंरचना को एआई संचालित खतरों से बचाने के लिए साइबर सुरक्षित पहल है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यह एक एकीकृत पोर्टल जो नवाचार अनुसंधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट और एआई उपकरण प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में रेड क्राउंड रूफ टर्टल को पुनः प्रवेश किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, रेड क्राउंड रूफ टर्टल कह रहा है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल में देशज है। यह IUCN रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों के दोनों सही है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल जो होते हैं ये भारत में भी पाए जाते हैं, बांग्लादेश और नेपाल में भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर दे रहा है रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड क्राउंड रेड रूफ टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, विंस्टन चर्चिल ने भारत से अंग्रेजों की वापसी के लिए जून 1948 की समय सीमा तय की थी। जून 1948 1 नंबर है। यहाँ पर पूछा जा रहा था, सही पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेकंड नंबर है, कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की 3 जून योजना के तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने ये रखा था जी। यहाँ पर सही पूछा जा रहा था, यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने जून 1948 रखा था जी। तो क्या ये सही है? तो नहीं, विंस्टन चर्चिल कैसे रख सकते हैं जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ही नहीं थे वो समय 1947 में, तो चर्चिल कैसे रख सकते हैं। दूसरा नंबर दे रहा है, यहाँ पर 3 जून योजना के तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। तो यहाँ पर कांग्रेस का भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन कर सकती है, भले ही जबरदस्ती किया हो, लेकिन पूर्ण समर्थन नहीं किया था। 2 नंबर भी गलती है, ए और बी दोनों गलती है। यहाँ पर बी नंबर भी गलती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2 दोनों गलती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी। तो दिया जा रहा है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, या उसके बाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का समारोह चल रहा था, उसी में सबसे पहले पहुँचे थे महात्मा गांधी, और यहीं से उनको चंपारण आने का न्योता मिला था। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के संदर्भ में सबसे आरंभिक घटना से शुरू करते हुए कालानुक्रमिक बैठाना है, कितने घटनाएं हैं जो कि सबसे पहले उसके बाद कौन हुई उसके बाद कौन हुई। तो यहाँ पर दे रहा है सिंध पर कब्जा, पंजाब पर कब्जा, झांसी पर कब्जा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कैसे कि सिंध पर कब्जा तो बहुत पहले ही कर लिया गया था, और उसके बाद से पंजाब पर 1848 में, और यहाँ पर दिया जा रहा है झांसी पर तो जानते हैं 1853 में किया गया था।
और यहाँ पर 1838 के आसपास 1838 में कर लिया गया था। 1837 में युद्ध चला, 1838 में इस पर सिंध पर कब्जा कर लिया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर, उसके बाद से 48, उसके बाद से 53, 1, 2, 3 सही आंसर में फॉर्म में देवे किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निज़ाम उल मुल्क का दे रहा है, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आसफ जाह या निज़ाम उल मुल्क, हैदराबाद की जो निज़ाम जिसको कहा जाता है निज़ाम उल मुल्क नाम से जाना जाता था। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। सही नहीं, क्या ढूंढना है जी? तो कौन सा ऐसा है जो कि गलती है? वह सुल्तान मुबारिज खान के अधीन मुग़ल साम्राज्य का वजीर था। उसने मुबारिज खान के अधीन मुग़ल साम्राज्य का वजीर था। तीसरा नंबर दे रहा, हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने सैयद बंधुओं को अपदस्थ करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे कि वह सुल्तान मुबारिज खान के अधीन मुग़ल साम्राज्य का वजीर नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है कि वह सैयद बंधुओं को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण उसे मुग़ल शासक ने, मोहम्मद शाह ने उसे हैदराबाद की रियासत दी थी और नवाब बना दिया था। और उसके बाद से वह धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ पर बी नंबर गलती है, तो यहाँ पर बी नंबर ही सही हो जाएगा। कैसे गलती पूछ रहा है इसमें। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करना है। साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करना है, तो विचार कर लेते हैं। यह एक पूर्णतया श्वेत आयोग था। क्या बोल रहा है जी? तो साइमन कमीशन श्वेत आयोग था जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित किया गया था। और दूसरा नंबर दे रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग का अधिदेश भारत की संवैधानिक सुधारों के लिए तत्परता की जांच करना था। और इसके बाद से दे रहा है, इसने रियासतों और ब्रिटिश भारत दोनों के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर देख कर ही लग सकता है कि ऐसा डोमिनियन स्टेटस शब्द का बात इस समय किया ही नहीं गया था। तो ये तो सरासर गलती हो गई कि 3 नंबर गलती हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है कि 1929 अधिनियम में जो भी नियम लागू किए थे वो सही तरीके से काम करता है कि नहीं, उसी को देखने के लिए साइमन कमीशन आया था। संवैधानिक सुधारों के लिए आया ही था। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, 3 नंबर गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी के ऋणों को भारत सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रावधान किया गया था। कंपनी के ऋणों को भारत सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रावधान किया गया था जी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, दूसरा नंबर है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने झांस ने कंपनी के चाय व्यापार और भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। अब देख लेते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 और सभी 3 और कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो सही है कि व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये भी दिखा रहा है कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कर रहा है कि यह अधिनियम कंपनी के ऋणों को भारत सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रावधान किया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर केवल 2 और 3 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 ही सही है, केवल 2 ऑप्शन सही हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुलिस व्यवस्था भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। पुलिस व्यवस्था भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने एक थाना प्रणाली की स्थापना की थी? थाना प्रणाली की स्थापना किसने की थी जी? जिसके तहत प्रत्येक थाने का प्रमुख एक दरोगा और जिले का प्रमुख एक पुलिस अधीक्षक होता था। यहाँ पर दे रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्हर्स्ट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसी व्यवस्था की थी। इसीलिए तो उसे भारत में भले ही सिविल सेवा का जनक नहीं माना जाता है, इसे सिविल सेवा का जनक इसी कारण तो माना जाता है, पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत किया और सिविल सेवा को भी लाया था। तो इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक डाक प्रणाली के विकास के संदर्भ में विचार करना है। विचार कर देते हैं। डाक दरें डाक वितरण के लिए तय की गई दूरी के आधार पर निर्धारित की गई थी। डाक दरें डाक वितरण के लिए तय की गई दूरी के आधार पर निर्धारित की गई थी जी। अब दूसरा नंबर दे रहा है, डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 2 और 1, 9 तो 1, 9 तो 2 ऐसे करके आंसर दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रहा है कि दूरी के आधार पर तय की गई थी। नहीं, ये दूरी के आधार पर तय नहीं की गई थी, बल्कि 1.5 आना या फिर 1.5 रुपया के हिसाब से ऐसे ही करके कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में ले जाने की व्यवस्था कर दी गई थी कि 1.5 रुपया दीजिए और उसके बाद से देश के किसी भी कोने में डाक भेज सकते थे। इसके बाद से दे रहा है 1.5 आना शायद था। यहाँ पर डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। नहीं, डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी का, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने नहीं की थी, बल्कि जो लॉर्ड डलहौजी नहीं की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के औपनिवेशिक इतिहास के दौरान स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनल आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था जी? तो यहाँ पर देख सकते हैं सेना का पुनर्गठन, अकाल जांच, ब्रिटिश पुलिस बल के संरचनात्मक सुधार, पुलिस बल का, उसके बाद से प्रांतीय स्तर पर सत्ता हस्तांतरण। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकाल जांच और राहत नीतियों से संबंधित था ये सब की सभी समितियाँ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम बीच में बता दें कि ये सभी क्विक रिवीजन के लिए है, यूपीएससी चाहे किसी पीसीएस लेवल के एग्जाम के क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में विचार करना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। तो इसमें दिया है, इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए की थी जी। और इसके बाद से पटाभी सीतारामैया पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। यहाँ पर 63 नंबर में यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो यहाँ पर ये भी गलती है और ये भी गलती है। एक ऐसी व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकजुटता का प्रकट करने की कोई बातें नहीं था। और इसके बाद से यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, ना कि पट्टाभी सीतारामैया थे। तो 1 और 2 दोनों गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी के 1929 के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दे रहा है 1 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। सविनय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के 1929 के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में विचार करना। तो यहाँ पर दे रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद से कांग्रेस ने भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे के बजाय पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था जी। और यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है, इस अधिवेशन के दौरान स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये सही है, बाकी ये दोनों गलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, सेफ परियोजना का पूछा जा रहा है। सेफ परियोजना के संदर्भ में विचार करना है। सेफ परियोजना के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवलोकन का उपयोग करना है। इसके बाद से इसे 2020 में आसियान द्वारा स्थापित किया गया था जी। तो यहाँ पर 65, यहाँ पर कैसे ऑप्शन दे रहा है, केवल 1 केवल 2 ऐसे करके दे रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन 2 नंबर दे रहा है कि सेफ परियोजना में 2020 में आसियान द्वारा स्थापित किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि आसियान द्वारा इसको सेफ परियोजना को शुरू नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रास बिहारी बोस के संदर्भ में विचार करना है। तो विचार कर लेते हैं। वे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हुए हमले से संबंधित दिल्ली षड्यंत्र मामले के प्रमुख योजनाकारों में से एक थे। तो यहाँ दूसरा नंबर दे रहा है, वे भारत में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। थर्ड नंबर दे रहा है, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर और क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3 सबसे पुराना पैटर्न में पूछा गया इसको। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो सही है, बी नंबर भी सही है क्योंकि गदर आंदोलन से रास बिहारी बोस भले ही जापान में रहते थे, इधर भारत से निकलकर जापान चले गए थे, लेकिन फिर भी गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, पत्रों के माध्यम से पत्राचार करके जुड़े हुए थे। और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी सही है क्योंकि जापान में रहते हुए भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन अनरेस्ट। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रकाशन और संबंधित व्यक्ति, अर्थात किस व्यक्ति ने कौन से पुस्तक या पैम्पलेट को प्रकाशित किया था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दे रहा है इंडियन अनरेस्ट, वेलिंगटन सिरोल। और इसके आगे है यंग इंडिया, महात्मा गांधी, फ्री हिंदुस्तान, बाल गंगाधर तिलक, केसरी तो तारानाथ दास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केसरी सबसे बहुत पॉपुलर पुस्तक है। तो इसको प्रकाशन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर दे रहा है तारानाथ दास। तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि गलती पूछा यहाँ पर। तो ये सही है, ये इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन सिरोल, जिसमें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यंग इंडिया, महात्मा गांधी तो थे ही, लेकिन फ्री हिंदुस्तान ये फिर तारानाथ दास थे। अर्थात यहाँ पर 3 और 4 गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ज्वालामुखी और क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दे रहा है माउंट कनलाउन, यूएसए में दे रहा है। उसके बाद से फ्यूगो ज्वालामुखी, ग्वाटेमाला, किलाउआ, फिलीपींस। तो यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा क्योंकि कुनलुन जो है यूएसए में नहीं है।
फ्यूगो गुटेमाला में नहीं है बल्कि किलाउआ फिलीपींस में है, सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केवल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो यहाँ पर दे रहा है कि तिलक की होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तिलक के होम रूल लीग के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। तिलक की लीग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत जैसे क्षेत्रों में सक्रिय थी। और इसके बाद से दे रहा है कि ये सही है। बी नंबर दे रहा है, इसने होम रूल की विचारधारा के प्रचार के लिए धार्मिक त्यौहारों का एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उपयोग किया था, ये भी सही है। लेकिन स्थानीय भाषा, स्वराज और स्थानीय भाषा की बात इसमें वकालत नहीं थी। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, बल्कि 3 गलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सी नंबर सही है, 1 और 3 सही है, बल्कि 2 गलती है। कैसे कि सबसे पहले तो सबसे लॉजिकल बात है कि जब एनी बेसेंट शामिल होंगे तो धार्मिक त्यौहार की बात आ ही नहीं सकती है, क्योंकि तिलक ही भले ही थे। तिलक प्रारंभ में तो धार्मिक त्यौहारों के समर्थक थे और धार्मिक प्रतीकों पर प्रयोग करते, लेकिन जब मांडले से छूट कर आए जेल से तब उन्होंने ऐसा छोड़ दिया था। और यहाँ पर स्वराज की तो होम रूल नाम ही है स्वराज, और स्थानीय भाषा की बात, स्वराज में स्थानीय भाषा ही जाती थी। 1 और 3 सही होगा, 2 गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ना कि एक गलती है, सी सही है। गलती हुआ, सॉरी इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष के और खुदीराम बोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है जी? तो यहाँ पर अरविंद घोष, बरिंद्र और खुदीराम बोस, तो यहाँ पर अलीपुर षड्यंत्र प्रकरण, मेरठ षड्यंत्र केस, विधानसभा बम विस्फोट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कि 1908 में चला था, उसी में से ये तीनों जुड़े हुए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस किसे कहा जाता है जी? तो यहाँ पर जब 1908 में जब कांग्रेस का विभाजन हो चुका था नरम दल और गरम दल में, तो गरम दलियों ने जो संगठन बनाया था, क्रांतिकारी संगठन, अलीपुर में ही बनाया था, कोलकाता के पास ही है। तो इसी में ये सभी के सभी शामिल थे, इन पर केस चला था 1908 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष, खुदीराम बोस संबंधित थे। तो यहाँ पर दे रहा अलीपुर षड्यंत्र प्रकरण, मेरठ षड्यंत्र, विधानसभा बम विस्फोट, उसके बाद से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पर वही बात है, डबल बार क्वेश्चन हो चुका है, अलीपुर षड्यंत्र प्रकरण। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा टीपू सुल्तान द्वारा शुरू नहीं किया गया था? टीपू सुल्तान द्वारा नहीं शुरू किया गया था जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं नया पंचांग टीपू सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, तो यहाँ पर नहीं शुरू किया गया था। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान द्वारा तो नया पंचांग लाया ही गया था, तो यहाँ पर इसके लिए ये सुटेबल नहीं है। यहाँ पर तेरा सिक्का प्रचलन की नवीन प्रणाली, भार और माप के लिए नए पैमाने, नई जागीरदारी प्रणाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के उसने सिक्के भी चलाए, नया कैलेंडर भी बनवाया, भार और माप के लिए नए पैमाने बनवाए, लेकिन भूमि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। पहले से जो चला आ रहा था मैसूर साम्राज्य में, उसी को चलने दिया। तो यहाँ पर भूमि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया था टीपू सुल्तान ने। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी जी। और दे रहा है सैयद, सेकंड नंबर दे रहा है, सैयद अहमद खान के अनुसार राजाओं का पूर्व औपनिवेशिक शासन मोहम्मदन धर्म पर आधारित था। और इसके बाद से दे रहा है, उन्होंने समय की बदलती मांगों के अनुरूप धार्मिक उपदेशों में बदलाव का समर्थन किया। यहाँ पर किस प्रकार से ऑप्शन दे रहा है जी? ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 1 3 3 एंड 2। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो यहाँ पर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो सही है। लेकिन दूसरा नंबर दे रहा है राजाओं का पूर्व औपनिवेशिक शासन मोहम्मदन धर्म पर आधारित था, तो यहाँ पर ये शायद कुछ नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था, ये 2 नंबर गलती हो जाएगा। और 3 नंबर दे रहा है कि उन्होंने समय के साथ मांगों के अनुरूप धार्मिक उपदेशों में बदलाव का समर्थन किया था, एकदम सही है। पहले जो थे राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में केवल धार्मिक होते चले गए थे। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलती है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। गदर आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है। गदर आंदोलन के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है, इसे कनाडा और अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों के द्वारा संगठित किया गया था जी। और इसके बाद से लाला हरदयाल गदर आंदोलन से जुड़े थे। गदर का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर सही, यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर, यहाँ पर ऑप्शन कैसे है, तो ऑप्शन नंबर 1 1 2 3, उसके बाद से 1 3 1 2 3। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। कनाडा और अमेरिका में बस गए थे, ये भी सही है। लाला हरदयाल तो इसके संस्थापकों में ही से थे। और उसके बाद से गदर का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया था, ये भी सही है। गदर उर्दू शब्द ही है, तो यहाँ पर गदर उर्दू में ही प्रकाशित है जी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कांग्रेस का नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन होना। कांग्रेस का नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन होना, स्वशासन का प्रस्ताव, उसके बाद से राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव,
कि वास्तव में पूछा क्या जा रहा है, कितनी घटनाएं जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में घटित हुई थी। तो यहाँ पर केवल 1906 में घटित हुई थी जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजन होना है। तो यहाँ पर 1907 में न हुआ था जी वास्तव में। तो यहाँ पर ये तो घटना हुआ नहीं। स्वशासन का प्रस्ताव, तो यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार दादा भाई नौरोजी ने प्रयोग किया था, तो ये सही है। राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव, तो ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव, ऐसा कुछ अभी बात नहीं हुआ था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम लाने का। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 को सही है, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। संथाल विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है। नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे, सिद्धू और कान्हू। और इसके बाद से जमींदारों ने जनजातीय लोगों के साथ हाथ मिला लिया, जमींदारों ने जनजातीय लोगों के साथ हाथ मिला लिया तथा सत्ता के औपनिवेशिक प्रतीकों जैसे पुलिस स्टेशनों और रेलवे पर हमला किया। और इसके बाद से इस विद्रोह में बड़ी संख्या में गैर जनजातियों ने संथालों की मदद की थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन किस रूप में है, 1 3 1 2 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 2 तो सही है। सिद्धू कान्हू नेतृत्व करता थे, जमींदारों ने जनजातीय लोगों के साथ हाथ मिला लिया और तथा सत्ता के औपनिवेशिक प्रतीकों जैसे पुलिस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए थे। ये बी नंबर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब 3 नंबर, ये 3 नंबर गलती है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी, सही नहीं है। यहाँ पर इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, द्वैध शासन की शुरुआत की थी। इसने भारतीय मंत्रियों को कानून और व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। और इसके बाद से दे रहा है इसने विधान परिषदों का विस्तार किया तथा भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी, नहीं। कौन सा गलती चुनना है इसमें से, तो गलती देख लेते हैं। यहाँ पर इसने केंद्र में वायसराय के लिए अधिभावी शक्तियाँ बरकरार रखी थी। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है भारतीय मंत्रियों को कानून और व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। तो क्या ये कभी हो सकता है जी, भारतीय मंत्रियों को पूर्ण व्यवस्था प्रदान कर दिया जाए? तो यही गलती है, ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में कौन सा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब से जुड़ा है। यहाँ पर दे रहा है जो अहिंसा की एक आलोचना है, जो अहिंसा की एक आलोचना है और क्रांतिकारी कार्यों के पीछे की विचारधारा को स्पष्ट करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर दे रहा है कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दे रहा है कि सरदार भगत सिंह ने इसको एथी लिखा था, या फिर जतिन दास ने, या फिर सचिंद्र नाथ सन्याल ने, या भगवती चरण बोहरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर अंक के पीछे। तो यहाँ पर दिखाई क्या है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। क्या लिखा है जी, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा था? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है भारतीय राष्ट्रीय सेना के संदर्भ में विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ में विचार कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने सिंगापुर में की थी। अनंतिम सरकार की स्थापना कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने की थी यहाँ पर। और दूसरा नंबर है कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर और रंगून में INA मुख्यालय स्थापित किया था। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 और 2 क्या कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने ऐसा किया था, तो ये गलती है। अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने न किया था, तो यहाँ पर दे रहा है लक्ष्मी सहगल, ऐसा तो नहीं है। और इसके बाद से कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर और रंगून में INA का मुख्यालय स्थापित किया था, ये भी गलती है, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। अगर गलती पूछा जाता तो सी होता है, यहाँ पर गलती सही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर दे रहा है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारतीय शासन के दौरान सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। तो यहाँ पर दे रहा है चार्टर एक्ट 1863, चार्टर एक्ट 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1853 में ये सब बात हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात कब की गई थी जी? बात तो चल रही थी 1833 से ही, लेकिन लागू की गई 1853 में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसीलिए तो ये जो 1853 में ये लागू की गई थी सिविल सेवाओं की खुली प्रणाली, इसीलिए तो इसको सिविल सेवा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बॉम्बे योजना के संदर्भ में विचार करना है। विचार कर लेते हैं बॉम्बे योजना के संदर्भ में। इसे दे रहा है, इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रकाशित किया गया था जी, और JRD टाटा एवं GD बिरला ने इसका समर्थन किया था। और इसके बाद से इस योजना के तहत आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में सरकार के पर्यवेक्षण का समर्थन किया गया था। यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का है जी, तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है। RIN विद्रोह के संदर्भ में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत कोच्चि में
कोच्चि में HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा शुरू की गई थी जी। देखा यह कोच्चि में शुरू हुआ था जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए तो सरासर गलती है, क्योंकि अच्छा 2 नंबर भी देख लेते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के दौरान जहाज के मस्तूलों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही। तो यहाँ पर का कोच्चि में शुरू हुआ था, तो देखते ही देखते लग जाएगी सरासर गलती है, क्योंकि यह कोच्चि में नहीं बल्कि बॉम्बे में शुरू हुआ था। और यहाँ पर दे रहा है कि ये तो बी 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, कैसे कि बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के थी विद्रोही शामिल थे इसमें सैनिकों में। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के भी झंडे फहराए। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 सॉरी 80 यहाँ पर, और 1 नंबर जब गलती है यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, 3 के सी नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कामाटागाटारू प्रकरण घटना। कामागाटामारू, इसको शुद्ध रूप में कामाटागाटारू हर दो कहा जाता है, लेकिन कामागाटामारू कहा जाता है इसको शुद्ध हिंदी में पढ़ने में। अब इससे संबंधित था तो बंगाल विभाजन का विरोध, या फिर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, कनाडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव और उनका निर्वासन, उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी का गठन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कनाडा में भारतीय प्रवासियों के द्वारा सामना किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव और उनका निर्वासन से संबंधित था यह, अर्थात भारत से जो कनाडा में गए थे और कनाडा से निकाल दिया गया था जिन भारतीय लोगों को, तो इससे जुड़ा हुआ था यह कामागाटामारू प्रकरण, यह घटना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर दे रहा हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र द्वारा अशोक के अभिलेख स्थलों को भारत की संभावित सूची में शामिल किया गया। भारत की संभावित सूची में शामिल किया गया, विरासत स्थल की सूची में अभी संभावित है, ना कि वो वास्तव में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर दे रहा इसी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट दे रहा था, देख लेते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में पहले लिखित शिलालेख हैं, अर्थात अशोक के पहले और हड़प्पा के बीच में किसी ने शिलालेख लिखवाया ही नहीं था। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, और इसके बाद क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? नहीं है। सबसे ध्यान में रखने वाला क्या चीज़ है? तो गलती इसमें ढूंढ लेना है, सही नहीं ढूंढना है बल्कि गलती ढूंढना है। तो यहाँ पर कर्नाटक में एक स्तूप पर पाए गए मास्की अभिलेख में अशोक को रानियों अशोक कहा गया है। और इसके बाद से दे रहा है इन अभिलेखों में मुख्य रूप से संस्कृत तथा उत्तर पश्चिम में आर्मेयिक और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत यहाँ पर देख कर लग सकता है कि जैसे ही बात आया कि यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग, तो क्या अशोक के अभिलेख, किसी भी अभिलेख में संस्कृत भाषा मिलता है जी? अर्थात यहाँ पर दे रहा है मुख्य रूप से, यहाँ पर सबसे बड़का बात क्या दे रहा है? मुख्य रूप से संस्कृत भाषा। तो क्या ऐसा है कि अब संस्कृत भाषा था, 3 नंबर तो एकदम सारा गलती हो गया। अब देख सकते हैं कि अगर 3 नंबर जैसे ही आ गया तो अच्छा 3 इसमें गलती ढूंढना है, तो तीनों तो इन सब में है। और देख लेते हैं कि यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में पहले लिखित शिलालेख है, तो यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है स्तूप पर मिला है जी, मास्की के स्तूप पर मिला है जो अभिलेख, वहाँ पर रानियों अशोक लिखा गया, नहीं ये गलती है। यहाँ पर 1, 2 और 3 गलती हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलती कौन सा है? तो गलती 2 है, 2 और 3 गलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में विचार करना है, तो रेलवे के विकास के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। भारत में भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया गया था। और उसके बाद से दे भारत में रेलवे के विकास ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैन्य हितों को पूरा किया गया। और उसके बाद से दे रहा बॉम्बे से ठाणे तक चलने वाली पहली रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और इसमें सही पूछा भी जा रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसकी सभी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। स्वावलंबनी के संदर्भ में विचार करना है, तो विचार कर लेते हैं स्वावलंबनी के संदर्भ में। तो यह महिलाओं के ऑप्शन के टाइप देख लीजिएगा, 1 2 2 1 2 और 1 2 और 1 न तो 1 न तो 2। अब देख लेते हैं महिलाओं के नेतृत्व वाली बहुस्तरीय उद्यमिता के दिशा में एक आंदोलन है स्वावलंबनी। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया था जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर केवल 1 ही सही है, क्योंकि बहुस्तरीय उद्यमिता की दिशा में आंदोलन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से, नहीं, यह गलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अस्थायी बंदोबस्ती के संदर्भ में विचार करना। इसके तहत भूमि के स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय नहीं बनाया गया था। भूमि के स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय नहीं बनाया गया था। और इसके बाद से दे रहा है कृषि उत्पादकता के में सुधार के साथ भू राजस्व की समय समय पर समीक्षा की जाती थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रहा है कि अस्थायी बंदोबस्ती, तो ये तो एकदम स्थानांतरणीय थी, और यहाँ पर दे रहा है का नहीं थी, तो ये गलती हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है कृषि उत्पादकता में सुधार के साथ भू राजस्व की समय सीमा पर समीक्षा की जाती थी। ऐसा कुछ
इसमें एक बार दे दिया गया था, अब राजस्व जितना वसूले जमींदार उनका हो जाता था। तो यहाँ पर बार बार समीक्षा कहाँ से की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलती, सॉरी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और सही पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा बात होता है क्वेश्चन में देखते समय यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए, उसके बाद से सही पूछा जा रहा है या फिर गलती पूछा जा रहा है, ये देखने के बाद क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पहले ये देख लीजिए फर्स्ट लाइन, उसके बाद से क्या पूछा जा रहा है ये देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन पढ़ना जाता है। यहाँ पर दे रहा प्रारंभ में भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया गया था, और उसके बाद से दे रहा भारत में रेलवे के विकास ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैन्य हितों को पूरा किया, और इसके बाद से दे रहा है बॉम्बे से ठाणे तक चलने वाली पहली रेलवे 1853 में डलहौजी के समय में शुरू की गई थी जी। तो यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, और तीन नंबर भी सही है, एकदम आसान से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी तीनों सही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन अच्छा 2 बार हो चुका है 86। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके संगठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं, देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर दे रहा है कि क्या सही उत्तर चुनिए, कालानुक्रम। यहाँ पर क्या देखना है, कालानुक्रम और सही, कौन सा कालानुक्रम सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन हुआ था जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हो चुकी थी। उसके बाद से दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा यहाँ पर दे रहा है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी जी 1885 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा 1800 से क्या कहते हैं, इससे पहले ही हुई थी। और इसके बाद से इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो ये भी 1884 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, सबसे पहले कौन हुई थी जी, तो सबसे पहले कौन घटना हुई थी यहाँ पर, तो ऑप्शन ये पूना सार्वजनिक सभा 1876 या 77 में हुई थी। तो यहाँ पर 3 सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद से 3 के बाद से यहाँ पर 1885 हुई थी। तो यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा इसके बाद आया था, तो 3 के बाद से 1 चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में विचार करना है, भूमि को निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था जी, भूमि को निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे तर्क का था जी उद्देश्य। तो यहाँ पर दे रहा है भूमि पर किसानों के स्वामित्व के अधीन की रक्षा करना, किसानों के अधिकार की रक्षा करना था जी। और दूसरा नंबर दे रहा है भूमि को विक्रय योग्य, गिरवी रखने योग्य, हस्तांतरणीय वस्तु बनाकर सरकारी राजस्व की रक्षा करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदारों ताल्लुकदारों जैसे बिचौलियों के हितों की रक्षा करना था, तो ये तो गलती है। इसके बाद से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक वन भूमि की रक्षा करना था, ऐसा कोई बात नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि आसानी से निकल आया कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, विक्रय योग्य, गिरवी रखने योग्य और हस्तांतरणीय और वस्तु कर बनाकर सरकारी राजस्व की रक्षा करना। अर्थात जब किसानों के हाथ में भूमि अपना निजी स्वामित्व होगा तो किसी को भी बेच सकते हैं, कहीं पर भी गिरवी रख सकते हैं, और इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होती रहेगी, तो इसीलिए निजी भूमि बनाया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है सुनीति चौधरी, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता। दे रहा है कितनी महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, मतलब जुड़ी हुई थी, सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर सुनीति चौधरी, यहाँ पर अरुणा आसफ अली एकदम जुड़ी हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद से उषा मेहता ये भी जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नेतृत्वकर्ताओं में से कौन से 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे नाना साहब, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, बख्त खान। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर किस तरह से दे रहा है, यहाँ पर तो सभी के सभी जुड़े हुए थे। नाना साहब जो थे ये भी जुड़े हुए थे, इसके वजह से खान बहादुर खान बरेली से थे, बेगम हजरत महल अवध से थी, बख्त खान जो थे ये भी थी दिल्ली से थे। यहाँ पर नाना साहब ग्वालियर से थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। मिसलों के संदर्भ में विचार करना है। मिसले लोकतंत्र, मिसल कौन, जो कि इधर सिखों के 10वें गुरु की मृत्यु के बाद जो मिसल में बट गए थे सिख राज्य, तो उसके संदर्भ में मिसल की बात की जा रही है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सैनिक बिरादरियाँ थी, तो क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि, और दूसरा नंबर दे रहा है सिखों के 12 मिसलों में संगठित किया गया था, और रणजीत सिंह अहलुवालिया मिसल से संबंधित है। और ऑप्शन किस तरह से दे रहा है,
तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 तो सही दिख रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मान लीजिए कि एक तरह से 12 मिसलों में बट चुके थे ये लोग और स्थानीय तौर पर काम करते थे, इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था भी माना जाता है। और दूसरा नंबर 12 में बटे हुए थे, लेकिन यहाँ पर दे रहा है रणजीत सिंह अहलुवालिया से जुड़े हुए थे, तो ये गलती है, कैसे कि उसको चकिया से जुड़े हुए थे, ना कि अहलुवालिया मिसल से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा, 1 और 2। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा चौरा चौरी घटना के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पड़ने वाला तत्कालिक प्रभाव था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से इस्तीफा, महात्मा गांधी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना, तो यही सही हो जाए। तो सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन है और पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है, और इसका ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है जी, ऑप्शन दिया हुआ है कि शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता था, ये तो सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य तत्कालिक ऑटोमन साम्राज्य के मुस्लिम पवित्र स्थानों की खलीफा की सत्ता को बनाए रखना था, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है खिलाफत आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, तो ये गलती है, कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का थोड़ी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला पद सी डॉट का त्रिनेत्र का संदर्भ है। सी डॉट का त्रिनेत्र किससे संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती इंटरनेट देने से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं था, आपदा प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ नहीं है ये, और उसके बाद से उन्नत दूरसंचार, इससे भी जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर दे रहा है उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु AI सुनिश्चित एक साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95, कितने व्यक्तियों ने लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमे को अभियुक्तों को बचाव किया था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, MC छांगला, KN काटजू, भूलाराम देसाई। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो 95 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, लाल किले में जो अच्छा INA पर जो मुकदमा चला था, तो यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे जी, तो जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, लेकिन जिन्ना इस समय कहाँ से शामिल हो जाएंगे, तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे, काटजू भी शामिल थे, भूला भाई देसाई भी शामिल थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 3, 5 और 6 आदमी शामिल थे। छांगला का नाम संबंधित नहीं थे और मोहम्मद अली जिन्ना तक शामिल होने का नाम ही नहीं ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में देख लेते हैं, इसमें दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, तो एकदम सही है ये। और 97 यहाँ पर दे रहा है वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97, सामाजिक धार्मिक सुधारों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन हुई थी, वेदांता कॉलेज की स्थापना, उसके बाद से ब्रह्म सभा की स्थापना, उसके बाद से बैथून स्कूल की स्थापना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, इतना ही हम लोग का लगता है कि 3 क्वेश्चन नहीं है।